हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। देखिए, ये आपके सामने एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा बताया गया है कि पिछले 2 महीने के अंदर 416 म्यांमार सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ चुके हैं। वहीं एक दूसरा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि 416 म्यांमार सोल्जर्स इंटर कर चुके हैं और बॉर्डर में जो भी सिचुएशन यानी कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर में जो भी सिचुएशन है उसको हम क्लोजली देख रहे हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा यह भी बताया गया कि इंडिया कंसीडर कर रहा है कि हम जो बॉर्डर की फेंसिंग है उसको बढ़ा दें। मैंने हाल ही में इंडिया और म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि इंडिया जल्द ही एफएमआर यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में, उसको इंड करने जा रहा है। आप वो वीडियो भी मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो जो ये सोल्जर्स इंडिया में इंटर कर रहे हैं उसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में और जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से म्यांमार में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। पहला 1947 में, दूसरा 1974 में और तीसरा 2008 में। और म्यांमार के अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंस के बाद मिलिट्री रूल रहा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप थी। म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी बहुत ही कम समय के लिए रही है, और अगर डेमोक्रेसी रही भी है तो वहाँ पे मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रही है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 2008 में और वो लागू होता है 2011 में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन देखने को मिलता है कि 25% सीट्स रिजर्व होंगी मिलिट्री के लिए। इसमें मिलिट्री के पर्सनल्स होंगे या तो वो रिटायर्ड होंगे या तो वो सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे जिनको उस सीट्स में इलेक्ट किया जाता है। म्यांमार पार्लियामेंट में इस समय 664 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 25% यानी कि 166 सीट्स तो डायरेक्टली मिलिट्री सोल्जर्स के लिए रिजर्व रहती है। ऐसा सिस्टम बहुत ही रेयर है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद, वहाँ पे डेमोक्रेसी आने के बावजूद, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के बावजूद, वहाँ पे जो मिलिट्री होगी ना उसके पास पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 2010 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। देखिए, मिलिट्री कितनी पावरफुल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कैबिनेट ऑफ म्यांमार की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो पर्सन्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स वही सिर्फ कैबिनेट बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखें तो पर्सन्स लॉयल टू द यूनियन एंड इट्स सिटीजन्स, एक ये पॉइंट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे और होम अफेयर्स एंड बॉर्डर अफेयर्स के जो मिनिस्टर होंगे उसको अपॉइंट करता है कमांडर इन चीफ। मतलब ये आर्मी का कोई ऑफिसर होगा और जो भी होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? कमांडर इन चीफ। बाकी अदर मिनिस्टर्स जो होंगे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये यहाँ का सिस्टम है। तो इतना पावरफुल है म्यांमार में मिलिट्री। देन 2020 में म्यांमार में जनरल इलेक्शंस होते हैं। देखिए, म्यांमार में 2 सबसे पॉपुलर पार्टी है। पहली है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और दूसरी है यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। इसको बोलते हैं शॉर्ट में NLD और इसको शॉर्ट में बोलते हैं USDP। देखिए, USDP क्या है ना, USDP को बोला जाता है कि ये एक प्रॉक्सी पार्टी है आर्मी की। प्रॉक्सी मतलब कि आर्मी इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट भले ही ना करे, आर्मी जो भी चाहेगी इसके लीडर्स वैसे ही एजेंडा बनाएंगे और वैसे उसी तरीके से काम करेंगे। और दूसरी पार्टी जो NLD है ये प्रो डेमोक्रेसी पार्टी है। 2020 का म्यांमार में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हाउस ऑफ नेशनलिटीज, इसको बोला जाता है अपर हाउस, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि म्यांमार का लोअर हाउस है, इन दोनों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि ऑंग सान सू की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है वो जीत जाती है। म्यांमार में अब यहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एक्चुअली इलेक्शंस के बाद 2 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की मिलिट्री द्वारा कू कर दिया जाता है। मतलब तख्ता पलट कर दिया जाता है। मिलिट्री डिटेन कर देती है लीडर ऑंग सान सू की को। ऑंग सान सू की के साथ अदर टॉप गवर्नमेंट फिगर्स जो होते हैं उनको भी डिटेन कर दिया जाता है। देखिए, कू के बाद आर्मी के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि जो पावर है म्यांमार में उसको हैंड ओवर कर दिया गया कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का जो भी कमांडर इन चीफ हैं उनको हम पावर हैंड ओवर कर रहे हैं। और ये भी बोला जाता है कि हम एक नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी 1 साल के लिए घोषित करते हैं। कू हो गया और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। इसके पीछे तात्मादाय यानी कि म्यांमार की जो आर्मी वो रीजन ये देती है कि इलेक्शन में इरेगुलरिटीज होती हैं। लेकिन कई एनालिस्ट का मानना ये है कि USDP जो कि आर्मी की प्रॉक्सी पार्टी थी उसके हारने की वजह से इस आर्मी ने ऐसा एक्शन लिया है। देखिए, कू के बाद म्यांमार की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बदल जाती है।
लोग रोड पे उतर जाते हैं, हजारों हजार लोग रोड पे आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट होता है पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। इस प्रोटेस्ट में हर ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, बैंकर्स हो, चाहे टीचर्स हो, सब ये इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। और उनका मानना ये था कि हम तब तक काम पे नहीं जाएंगे जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर से वापस नहीं आ जाती पावर में। और उसके बाद जितने भी लॉ मेकर्स थे जिनको डिटेन नहीं किया गया था, जितने प्रोटेस्ट लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, म्यांमार में कई सारी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके जो ग्रुप्स के लीडर्स थे उन सब ने मिलकर एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली जिसका नाम दिया गया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस पावर में नहीं ला रहे हैं तो हम एक दूसरी गवर्नमेंट बना रहे हैं जिसका नाम है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का काम था कि जो भी मिलिट्री रूल के खिलाफ हैं वो एक साथ आ जाएं, जितने भी इथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में हम यूनिटी स्टैब्लिश कर दें और पोस्ट जनता यानी कि मिलिट्री रूल खत्म होने के बाद हमारा एजेंडा क्या होगा वो हम क्रिएट करें। और उसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन गवर्नमेंट से हम सपोर्ट लें कि आप हमको सपोर्ट करिए, हमको एक क्रेडिबल गवर्नमेंट के रूप में आप रिकॉग्नाइज करिए और जनता गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज बिल्कुल मत करिए। हालांकि इससे काम चलता नहीं है, तो सितंबर 2021 में एनयूजी ने क्या किया, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने एक डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन जनता एंड फॉर्म्ड एन आर्म डिवीजन नोन एज पीपल्स डिफेंस फोर्स। तो पीपल्स डिफेंस फोर्स बनाई गई जिसका काम होगा कि आर्मी को वायलेंस का यूज करके पावर से हटा दिया जाए। बट मिलिट्री की तरफ से क्रैक डाउन स्टार्ट हो जाता है और वो जो क्रैक डाउन था वो बहुत ही ब्रूटल होता है। देखिए, आर्मी का क्रैकडाउन इतना ज्यादा ब्रूटल था कि जो सिविलियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई, लोगों के घर में घुस गोली से मारा गया। इवन कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पूरे के पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सिर्फ इस बिलीव पे कि जो ये पूरा गांव है ये अपोज कर रहा है जनता गवर्नमेंट को और ये सपोर्ट करता है प्रोटेस्टर्स को, या फिर ये कहें कि ये प्रो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते हैं। देखिए, ये आपके सामने है 14 नवंबर 2023 का एक न्यूज आर्टिकल जिसमें बताया गया कि नियरली 5000 इंक्लूडिंग 39 म्यांमार आर्मी पर्सनल्स क्रॉस बॉर्डर अमिड टेंशंस। देखिए, पीपल्स डिफेंस फोर्स, चिन लैंड डिफेंस फोर्स, चिन नेशनल आर्मी, ये 3 इथनिक ग्रुप रिबेल आउटफिट्स हैं जो म्यांमार में नहीं चाहते कि मिलिट्री रूल रहे। इन्होंने क्या, ये आपस में मिलकर मिलिट्री आउटपोस्ट पे अटैक कर देते हैं। वहां पे जो सोल्जर्स होते हैं कुछ तो मारे जाते हैं और कुछ जान बचाकर भागना पड़ जाता है। और ये बॉर्डर के करीब होने की वजह से ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंच जाते हैं और ये जो आउटपोस्ट है उसमें ये जो रिबेल के आउटफिट्स है ये कब्जा कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगले दिन मिलिट्री के द्वारा इनके गांवों में बॉम्बिंग कर दी जाती है जिससे वो जान बचाकर वो भी इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंच जाते हैं। तो उसमें लगभग 5000 लोग थे और उनके साथ 39 म्यांमार आर्मी पर्सनल्स थे और ये म्यांमार में कई बार होता रहता है। देखिए, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि म्यांमार की जो जनता गवर्नमेंट है और जो रिबेल आउटफिट्स हैं इनके बीच जो हॉस्टिलिटीज चल रही है, बॉर्डर के करीब जो सिटीज हैं, जो विलेजेस हैं, वहां पे जब हॉस्टिलिटीज होती है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ये इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्निंग इश्यू है क्योंकि देखिए म्यांमार में अगर ज्यादा से ज्यादा क्रैक डाउन होगा तो इंडिया को स्पिल ओवर इफेक्ट फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो इतना पोरस है उसको हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और फ्री मूवमेंट रिजीम जिसको गवर्नमेंट इंड करना चाहती है वो भी बॉर्डर को स्ट्रेंथन और नॉन पोरस बनाने में हेल्पफुल होगा। देखिए, इन्हीं इश्यू को लेकर इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी। इसमें बताया गया था कि 416 म्यांमार सोल्जर्स 2 महीने के अंदर क्रॉस हुए। हालांकि जब ये सोल्जर्स इंडिया में इंटर करते हैं तो इनको म्यांमार के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।